Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 physical activity trainer PAT code 845. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 इमरजेंसी मैनेजमेंट. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. इस चैप्टर में हम ये सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इमरजेंसी एक्शन प्लान को डिटेल में समझने वाले हैं. किसी भी इमरजेंसी में नॉर्मल प्रोसीजर्स इंटरप्ट हो जाते हैं, स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पाते हैं एंड हमें इमीडिएट एक्शंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट हम उस इमरजेंसी को प्रॉपरली मैनेज कर पाएं. अगर इमरजेंसी को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाएगा तो वो एक डिज़ास्टर भी बन सकती है जिससे रिकवर करना और भी ज़्यादा हार्ड है. अगर हम बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी डिज़ास्टर बन चुकी है तब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट करते हैं, बट अगर इमरजेंसी को हम टाइमली कंट्रोल करते हैं तो उसे हम कहते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट. बेसिकली अगर इमरजेंसी डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है तब आप यूज करते हैं टर्म डिजास्टर मैनेजमेंट. बट अगर अभी वो इमरजेंसी ही है, अभी वो डिजास्टर नहीं बनी, मींस आपने पहले ही उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया है, सो दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी मैनेजमेंट. ओके, starting with the first topic, emergency response. इमरजेंसी रिस्पॉन्स जनरली एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है जिसमें रिपीटेड असेसमेंट होगा. हम असेसमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे एंड असेसमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे. मीन सबसे पहले हम ये एनालाइज करेंगे कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं एंड देन हम एक्शन लेंगे और फिर जो हमने एक्शन लिया है उसका रिव्यू भी करेंगे, उससे हमारी इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रॉपरली हो पाई है या फिर नहीं. यहाँ पर लोगों को और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है. ओके, इमरजेंसी एक्शन प्लान्स फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में बहुत ज़रूरी हैं इंजरीज एंड इलनेस दोनों को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए. बट ज़्यादातर लिटरेचर ये डिस्कस करते हैं कि इमरजेंसी एक्शन प्लान्स को किस तरह से एथलेटिक एरेना में यूज़ करना है. मींस यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की इतनी बात नहीं होती है, बट इस यूनिट में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह एक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर डिफरेंट एक्सपीरियंस करता है, लाइक स्टूडेंट्स को कौन सी इंजरी होती है, किस तरह की इलनेस से जनरली स्टूडेंट सफ़र करते हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं एंड ऐसे स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो इमरजेंसी एक्शन प्लान्स के पार्ट हैं. एंड साथ ही एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे फिजिकल एजुकेटर्स के लिए जिससे वो खुद का कस्टमाइज्ड इमरजेंसी एक्शन प्लान बना सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर हम फिजिकल एजुकेशन की टर्म्स में इमरजेंसी एक्शन प्लान को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, now let us discuss need and importance of emergency response. इमरजेंसी एक्शन प्लान एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करते हैं जिससे अगर कोई भी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, एनवायरमेंटल इमरजेंसी है या फिर कोई सिक्योरिटी इमरजेंसी है, तो हमें किस तरह से उस इमरजेंसी में एक्शन लेना है ये चीज़ हम इस एक्शन प्लान के थ्रू इंश्योर करते हैं. अगर स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर इमरजेंसी एक्शन प्लान्स रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि ऐसी इमरजेंसीज स्कूल्स में भी हो सकती हैं, जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरीज है या फिर अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या एक्शन लेना है क्योंकि ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं. इसलिए हमें पहले से पता होना चाहिए, हमारे पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि किस तरह से हम उस इमरजेंसी को हैंडल करने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं. यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करते हैं कि उनके पास सभी क्रिटिकल ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड प्रोटोकॉल्स पहले से हैं, इससे पहले कि उसकी ज़रूरत हो. मीन्स ऐसा ना हो कि कोई कंडीशन, कोई इमरजेंसी हो गई है और फिर हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है और हमें पता ही नहीं है, ना ही हमारे पास इक्विपमेंट है और ना ही हमारे पास कोई प्रोटोकॉल है कि किस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है. ऐसा ना हो इसलिए हम इमरजेंसी एक्शन प्लान पहले से बनाते हैं सो दैट हम क्रिटिकल सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर पाए. ओके,
यहाँ पर हमें डिफरेंट कंडीशंस के एग्जांपल्स गिवन हैं। हीट स्ट्रोक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सैम्पल पेपर में, यहाँ पर हम एक ब्रीफ डिस्कशन फिर से करने वाले हैं। एंड एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सभी कंडीशंस यहाँ पर गिवन हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? आपसे साइंस एंड सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं उस कंडीशन के, या फिर आपसे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में आप क्या स्टेप्स लेंगे उस इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंडीशन, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका बॉडी टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज हो जाता है एंड आप कूल डाउन नहीं हो पाते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है क्योंकि इससे हमारा ब्रेन एंड बाकी वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। एंड किसी भी हॉट प्लेस में बहुत देर तक रहने से या फिर कोई काम करने से हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है। एंड हीट स्ट्रोक ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रीवियस हीट रिलेटेड कंडीशन हो तभी हीट स्ट्रोक होगा, उसके बिना भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। ओके, देन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। आपको हाई फीवर हो सकता है, मेंटल स्टेटस में चेंज हो सकता है, लाइक कन्फ्यूजन हो सकती है, सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही है, हमसे क्लियर नहीं बोला जा रहा है, हॉट एंड ड्राई स्किन हो सकती है, हैवी स्वेटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, देन फ्लश्ड स्किन, देन पल्स एंड ब्रीथिंग तेज हो जाते हैं, एंड सिर दर्द होने लगता है, एंड अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं ओल्डर एडल्ट्स के केस में। ओके, इमरजेंसी फर्स्ट एड फॉर हीट स्ट्रोक। बेसिकली हमने अभी पढ़ा कि हीट स्ट्रोक में हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में हमें ट्राई करना है कि बॉडी टेम्परेचर को कम किया जा सके। इसके लिए हम कूल वाटर या फिर कूल शावर का यूज़ कर सकते हैं, वाटर पाइप से स्प्रे कर सकते हैं, एंड आइस पैक्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेट टॉवल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन इज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, आपके थ्रोट में स्वेलिंग हो सकती है, या फिर आपको टाइटनेस फील हो सकती है थ्रोट में, आपको बोलने में डिफिकल्टी हो सकती है, परसिस्टेंट कफ, परसिस्टेंट डिजीनेस मीन्स बार बार आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको अनकॉन्शियसनेस फील हो रही है, पेलनेस एंड फ्लॉपीनेस इन यंग चिल्ड्रन, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। ये सभी सिम्टम्स हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए। अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स में क्या करेंगे? सबसे पहले उस पर्सन को फ्लैट लेटा देंगे, बिकॉज हो सकता है कि खड़े होने पर या फिर चलने पर वो पर्सन गिर जाए डिजीनेस की वजह से, इसलिए पहले उन्हें लेटा देंगे। फिर ऑटो इंजेक्टर से उन्हें एड्रेनलिन देंगे, एंड अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। देन नेक्स्ट कंडीशन इज अस्थमा अटैक। सबसे पहले क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, प्रॉपरली बोला नहीं जाता है, या फिर लिप्स ब्लू हो जाते हैं, एंड बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल पाती है, या फिर रिलीफ मिलती ही नहीं है रिलीवर इनहेलर से। इसका मतलब है कि अस्थमा अटैक आया है। ओके, अस्थमा अटैक के लिए इमरजेंसी फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए? सबसे पहले ऐसे रिलीवर्स होने चाहिए जिसकी वजह से एयरवेज के अराउंड मसल्स क्विकली रिलैक्स हो पाएं। देन प्रिवेंटर्स होने चाहिए जिससे स्लोली एयरवेज कम सेंसिटिव हो जाएं एंड एयरवेज के अंदर इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाए। एंड कॉम्बिनेशन थेरेपीज यूज कर सकते हैं जिसमें प्रिवेंटर्स भी होंगे, ऐसे प्रिवेंटर्स जिसमें 2 डिफरेंट मेडिकेशंस होंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन थेरेपीज यूज करनी है in the case of asthma attack. Okay, then next condition is cardiac arrest. सडन कार्डियक अरेस्ट के केस में हार्ट बीट स्टॉप हो सकती है जिस वजह से पर्सन की लाइफ को खतरा भी हो सकता है। ऐसे में सीपीआर परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। अगर आपको सीपीआर प्रॉपरली आता है, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, तो आपको सीपीआर परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज उस वजह से उस पर्सन के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी लाइफ बच सकती है। अगर आपने सीपीआर की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, उस केस में आपको सबसे पहले इमरजेंसी नंबर को कॉल करना है, वाइटल साइंस चेक करने हैं, ब्रीथिंग चेक करनी है, हार्ट बीट चेक करनी है, एंड रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं, फिर सीपीआर परफॉर्म करना है, एंड रिपीट करना है। स्टेप 4 to 5 मीन्स रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं, सीपीआर परफॉर्म करना है, फिर से रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं, फिर से सीपीआर परफॉर्म करना है, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती। ओके,
देन अगर आपने फॉर्मल सीपीआर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है बट आपको सिर्फ नॉलेज है कि किस तरह से सीपीआर परफॉर्म किया जाता है, तो ऐसे में आपको चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रीथिंग के लिए चेक करना है, फिर 112 पर कॉल करना है एम्बुलेंस के लिए, फिर अपनी बॉडी को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आप चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म कर पाएं। फिर चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म करने हैं एंड तब तक करते रहने हैं जब तक हेल्प नहीं आ जाती। ओके, सो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग चेस्ट कंप्रेशंस को डिफरेंट वे में परफॉर्म करना है। जैसे अगर एक अडल्ट पर चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों हैंड्स का यूज करेंगे एंड 2 इंचेस तक प्रेस करेंगे। देन अगर एक चाइल्ड पर चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सिंगल हैंड का यूज करना है एंड 2 इंचेस तक प्रेस करना है। देन अगर एक इन्फेंट पर चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक सिंगल हैंड की सिर्फ और सिर्फ 2 फिंगर्स, फर्स्ट 2 फिंगर्स यूज करनी है, बिकॉज वो इन्फेंट है, उसकी बॉडी स्मॉल है, उस पर इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट 2 फिंगर्स यूज करनी है, प्रेस डाउन करना है 1.5 इंचेस तक। ओके, सो इस तरह से डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट चेस्ट कंप्रेशंस परफॉर्म की जाएंगी। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज इमरजेंसी एक्शन प्लान। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट एड के बारे में। सो बेसिकली जब भी किसी पर्सन को कोई हेल्थ इशू होता है या फिर कोई इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है, तो ऐसे में हम कुछ सिंपल एंड इफेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करते हैं उस पर्सन को, सो दैट प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प आने तक आप उस पर्सन की लाइफ सेव कर सकें एंड साथ ही उसकी इंजरी या फिर उसकी हेल्थ कंडीशन को और वर्स ना होने दें, इनफैक्ट उसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। एंड अगर बेटर भी ना बना पाए तो एटलीस्ट इतना ट्राई करते हैं कि वो और ज़्यादा वर्स ना हो, सो दैट उस पर्सन की लाइफ सेव की जा सके। सो यही ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट एड। सो ऐसी हेल्प जो मेडिकल टीम आने से पहले आप प्रोवाइड करते हैं उस पर्सन को, इसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। ओके, सो इसमें कुछ सिंपल मेजर्स होंगे बट ये मेजर्स इफेक्टिव होते हैं एंड एक्टिव मेजर्स होते हैं, मींस इसके थ्रू हम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा सकते हैं। सो फर्स्ट एड देना सभी को आना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, बिकॉज अगर आपको कुछ सिंपल प्रोसीजर्स पता है, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस पता है, तो हो सकता है कि आप भी किसी की लाइफ सेव कर लें एंड इससे पहले कि मेडिकल हेल्प आए आप उन्हें ऐसा बेसिक ट्रीटमेंट दें जिससे उनकी लाइफ सेव की जा सके। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ सर्टेन टर्म्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, DRABC ऑफ फर्स्ट एड। सो यहाँ पर हम कुछ ऐसे मेजर्स की बात करने वाले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं फर्स्ट एड के लिए। सबसे पहला है D फॉर डेंजर। इसका मतलब है आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि वो पर्सन किसी डेंजरस सिचुएशन में तो नहीं है या फिर उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे उसको और ज़्यादा रिस्क है, वो उसके लिए डेंजरस है। अगर ऐसी चीज़ है उसके आसपास तो आपको उसे रिमूव करना है। देन R फॉर रिस्पॉन्स। आपको चेक करना है कि वो पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है या फिर नहीं। आपको उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है, देखना है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या फिर नहीं। देन A फॉर एयरवेज। मीन्स आप ये देखेंगे कि उनके एयरवेज ब्लॉक्ड तो नहीं है, बिकॉज अगर एयरवेज ब्लॉक्ड हुए तो उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसलिए सबसे पहले आपको एयरवेज चेक करने हैं, ब्लॉक्ड तो नहीं है। एंड फिर B फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए आपको चेक करना है वो नॉर्मली ब्रीथ कर पा रहे हैं कि नहीं। नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है तो फिर आप सर्कुलेशन भी चेक करेंगे, सर्कुलेशन है ठीक या फिर नहीं। एंड यहाँ पर ये सभी स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, सो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज DRABC, या फिर आपसे इंडिविजुअली कोई भी एक टर्म एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट एड का पर्पस एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट एड का पर्पस होता है जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या फिर डॉक्टर को पेशेंट के पास बुलाया जाता है, तब तक हम पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकें, रिकवरी में हेल्प कर सकें एंड इंजरी को और ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकें। यही हमारी कोशिश होती है फर्स्ट एड के थ्रू। सो जब हम फर्स्ट एड परफॉर्म कर रहे हैं तब हमें किसी न किसी को बोलना है कि आप हेल्प बुला कर लाइए, या फिर हमें खुद हेल्प के पास जाना है। मीन्स हो सकता है कि एम्बुलेंस आ गई हो या फिर हम अपने खुद के व्हीकल से पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। सो यहाँ पर हमें कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है एंड ये एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे
आपको फर्स्ट थिंग्स मीन्स जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया DRABC, तो जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको पहले चेक करनी है, एंड क्वाइटली एंड विदाउट पैनिक। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप शोर मचा रहे हैं, खुद ही इतना पैनिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद भी शांत रहना है और आपको पेशेंट को भी रीअश्योर करना है, एंड जो भी आसपास लोग हैं उन सभी को रीअश्योर करना है कि आप सभी टेंशन मत लीजिए, ये ठीक हो जाएंगे, इस तरह से। देन आपको पेशेंट को कम से कम मूव करना है, बिकॉज हो सकता है कि कोई इंजरी हो जिसके बारे में आपको ना पता हो। सो ऐसे में आपको पेशेंट को कम से कम मूव करना है, एंड डू नॉट अटेम्प्ट टू मच। मीन्स आप सिर्फ फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल डॉक्टर तो नहीं हैं, इसलिए आपको सिर्फ उतना ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है कि वो पेशेंट की लाइफ सेव की जा सके, उसकी इंजरी और ज़्यादा ख़राब ना हो, बस इतना ही आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर आप ओवर अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एंड अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसे रोकने की कोशिश करें, एंड अगर ब्रीथिंग स्टॉप हो गई है तो ऐसे में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कट्स एंड ब्रूसेस। जब हम खेलते कूदते हैं तो चोट लगना एक आम बात हो जाती है। कट्स एंड ब्रूसेस ये बहुत कॉमन हो जाते हैं, एंड ये हमारी डेवलपमेंट का पार्ट है। जब हम बड़े होते हैं तो कट्स एंड ब्रूसेस लगना एक आम बात हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रोक दिया जाएगा कि आप एक्सप्लोर मत करिए, आप खेलिए कूदिए मत क्योंकि आपको चोट लग जाती है। तो ऐसा तो कोई वैलिड पॉइंट नहीं है ये। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर चोट लग भी जाती है खेलते कूदते टाइम, तो हम उसको प्रॉपरली ट्रीट करें। मीन्स अगर हमें कोई भी कट्स या ब्रूसेस हैं तो हमें देखना है कि वो कितने सीवियर हैं। अगर कोई डीप कट है या फिर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो ऐसे में मेडिकल हेल्प लेनी है। अगर कट्स एंड ब्रूसेस इतने मेजर नहीं हैं, सीवियर नहीं है, माइनर इंजरी है, तो ऐसे में सबसे पहले पानी से क्लीन करना है चोट को, एंड फिर बैंडेज की हेल्प से ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। देन इंजर्ड पार्ट को हार्ट लेवल के ऊपर लाना है सो दैट ब्लीडिंग स्लो डाउन हो पाए, एंड जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो अगर नेसेसरी लगता है तो वाउंड को क्लीन बैंडेज के साथ कवर करना है। देन हमें कुछ प्रिवेंशन भी ध्यान में रखने हैं। मीन्स हमें पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो चोट ना लगे इसके लिए पहले से ही हमें कुछ प्रिवेंशन स्टेप्स लेने हैं। जैसे हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि शार्प ऑब्जेक्ट्स को राइट टेक्निक से कैसे हैंडल किया जाता है, एंड उन्हें सुपरवाइज करें कि वो क्या कर रहे हैं। मीन्स हो सकता है कि उन्होंने कोई शार्प ऑब्जेक्ट गलत तरह से पकड़ा हो, तो आपको उन्हें देखना है जब वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एंड ये इंश्योर करना है कि स्कूल में, होम में उनका जो भी एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं, वो सेफ है सो दैट उन्हें कोई भी इंजरी ना हो। सो अपनी तरफ से कुछ प्रिवेंशन स्टेप्स लेने हैं, बट फिर भी अगर कोई इंजरी हो जाती है तो इस तरह से हैंडल करना है जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, देन नेक्स्ट इज हीट एग्जॉशन। सबसे पहले बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। बहुत तेज प्यास लगती है एंड वीकनेस हो जाती है मसल्स में, नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, सिर दर्द होता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, एंड रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है, रिस्पॉन्स इतना नहीं लेते हैं, कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, एंड ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। सो ये सभी साइंस एंड सिम्टम्स हैं हीट एग्जॉशन के। ऐसे में क्या करना चाहिए, जिस भी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है उसको पहले शेड में लाएंगे, बिकॉज हाई टेम्परेचर एंड ज़्यादा धूप की वजह से हीट एग्जॉशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले उसे शेड में लाना है। अगर चाइल्ड अलर्ट है तो ऐसे में उसके हेड पर कोल्ड स्पॉन्ज का यूज़ करना है, एंड अगर वो पानी पी सकता है या फिर कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक ले सकता है सो वो प्रेफर करना है, उससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा एंड उसको रिलीफ भी मिलेगी। ओके, देन नेक्स्ट इज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। अगर कोई पर्सन सांस लेना बंद कर देता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो पर्सन बोल पा रहा है या फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं करता है रिस्पॉन्ड तो आपको इमिजिएटली हेल्प के लिए कॉल करना है एंड फर्स्ट एड स्टार्ट करना है। अगर आप अकेले हैं तो पहले 1 मिनट के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट परफॉर्म करना है एंड उसके बाद हेल्प के लिए जाना है। सबसे पहले उस पर्सन को फ्लोर पर सीधा लेटा देंगे एंड उसके बाद उसकी चिन को ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि टंग थ्रोट को ब्लॉक नहीं कर रही है,
जिस वजह से ब्रीथिंग ब्लॉक हो सकती है। देन हेड को इसी तरह से पकड़े रहेंगे एंड ब्रीथिंग के लिए चेक करेंगे एंड सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए चेक करना है। अगर नॉर्मल ब्रीथिंग है तो हेड को इसी तरह से पकड़े रहना है जब तक हेल्प नहीं आती है, और अगर कोई भी ब्रीथिंग नहीं है या फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, रुक रुक कर सांस आ रही है, तो आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट स्टार्ट करना है। ओके, देन लेट अस डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स। सबसे पहले किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो उसे रोकना इम्पॉर्टेंट है जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। देन अगर स्मॉल कट्स हैं तो पहले सिंपली वॉश करना है और फिर किसी बैंडेज से कवर करना है। देन अगर डीपर कट्स हैं तो ऐसे में क्योंकि सिंपल बैंडेज से काम नहीं चलता है, सो आपको प्रेफर करना है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें, बिकॉज फर्स्ट एड तो आप लेंगे ही, बिकॉज उससे आप कंडीशन को और ज़्यादा वर्स होने से बचाते हैं, बट उसके बाद आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना है। ओके, देन नेक्स्ट इज चोकिंग। चोकिंग मीन्स मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स अगर आपकी लंग्स में प्रॉपरली एयर फ्लो नहीं कर पाती है, इसे हम कहते हैं चोकिंग। सो ये यूजुअली तब होती है जब हम प्रॉपरली फूड च्यू नहीं करते हैं एंड वो अटक जाता है, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट हमारे थ्रोट या विंड पाइप में अटक जाता है, तब चोकिंग होती है। सो ऐसा पर्सन यूजुअली हैंड मूवमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है एंड क्योंकि उसे प्रॉपर सांस नहीं आ रही है तो ऐसे में उसे हेल्प की रिक्वायरमेंट है, सो उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। एंड चोकिंग के लिए फर्स्ट एड जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज चोकिंग की वजह से ब्रेन तक जो ऑक्सीजन जाती है वो कट ऑफ हो जाती है, मींस ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इस वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ओके, चोकिंग के केस में फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले आपको उस पर्सन के पीछे खड़े होना है एंड फिर अपने एक हाथ से फिस्ट बनानी है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, एंड फिर दूसरे हाथ से अपनी फिस्ट को पकड़ना है। फिर आपको 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट परफॉर्म करने हैं, मींस आपको इस तरह से अपवर्ड एंड इनवर्ड प्रेशर अप्लाई करना है पर्सन की बेली पर। ठीक है, सो ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो दैट अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो वो लूज हो जाए एंड उस पर्सन को प्रॉपरली एयर मिल पाए। सो ये साइकिल रिपीट करनी है 5 एंड 5 के टर्म्स में। ठीक है, मींस एक बार 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट परफॉर्म किए, फिर से 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट परफॉर्म किए, इस तरह से 5 एंड 5 साइकिल रिपीट करनी है। ओके, देन अगर कोई अनकॉन्शियस पर्सन है तो उसके एयरवे क्लियर करने के लिए सबसे पहले उस पर्सन को सीधा लेटा देंगे, फिर उसके बाद एयरवे क्लियर करेंगे। अगर ब्लॉकेज क्लियरली विजिबल है तो आप अपने हैंड से फिंगर को यूज़ करते हुए उस ब्लॉकेज को रिमूव करेंगे एंड ऐसे में ये ट्राई करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट गलती से और ज़्यादा अंदर पुश ना हो जाए, आप उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको सीपीआर परफॉर्म करना है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक स्पोर्ट्स इंजरीज। सबसे पहले बात करते हैं स्प्रेन के बारे में। स्प्रेन एक ऐसी इंजरी है जो लिगामेंट में होती है, लिगामेंट के फाइबर्स फटने की वजह से। अगर लिगामेंट पार्शियली टियर हुआ है या फिर पूरा टियर हो गया है, इस केस में हमें स्प्रेन इंजरी हो सकती है। लिगामेंट हमारे बॉडी में ऐसे टिश्यूज हैं जो हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, स्टेबलाइज रखते हैं। अगर स्प्रेन लिगामेंट्स हैं तो ये जल्दी स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग दिखने लगती है एंड जितना ज़्यादा पेन होगा, स्वेलिंग होगी, उतनी ज़्यादा सीवियर इंजरी होती है। देन मसल स्ट्रेन, अगर हम कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं इसकी वजह से हमें मसल में इंजरी हो सकती है जिसे हम कहते हैं मसल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन एक ट्विस्ट है या पुल है मसल या फिर टेंडन में। अगर वो ट्विस्ट हो गया है या फिर पुल हो गया है, मीन्स ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, इसकी वजह से वो फट भी सकता है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेन। ओके, फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स, इसके लिए एक कीवर्ड याद रखेंगे, राइस। आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेस एंड ई फॉर एलिवेट। रेस्ट का मतलब है आपको रेस्ट करना है, सभी एक्टिविटीज को अवॉइड करना है सो दैट इंजर्ड लिम्ब को भी रेस्ट मिल पाए। देन आइस मीन्स आपको उस एरिया पर आइस लगानी है जहां पर आपको स्प्रेन हुआ है। देन कंप्रेस, आपको उस एरिया को कंप्रेस करना है, कोई बैंडेज लगाना है या फिर कोई इलास्टिक रैप लगाना है। एंड देन ई फॉर एलिवेट मीन्स आपको इंजर्ड लिम्ब को हार्ट के ऊपर रखना है, मीन्स हार्ट लेवल के ऊपर रखना है सो दैट स्वेलिंग कम से कम हो। ओके, then proceeding to the last topic, concept of first aid kit.
एक वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट का होना फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टीचर के लिए इजीली रीचेबल होनी चाहिए ये, सो दैट एमरजेंसीज के केस में ये यूज़ की जा सके, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन क्लास में कॉमन इंजरीज भी हो सकती हैं, सो वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट का होना ज़रूरी है। एंड यूजुअली ये सभी मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होती है, बट एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को फिर भी पता होना चाहिए कि क्या क्या आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं एक फर्स्ट एड किट में। ओके, सो यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स की लिस्ट गिवन है जो आपको फर्स्ट एड किट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो एज सच आपको सभी नेम्स लर्न नहीं करने हैं, बट येस आप यहाँ पर मिनिमम कुछ पॉइंट्स लर्न कर लें, सो दैट अगर आपसे एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक क्या क्या आइटम्स प्रेजेंट हैं, तो आप कुछ नेम्स मेंशन कर पाएँ, या फिर हो सकता है कि आपको पहले से नेम गिवन हो और फिर पूछा जाए कि ये फर्स्ट एड किट का पार्ट है या फिर नहीं। ठीक है, सो इस टाइप का क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, सो इसी के साथ हम चैप्टर 2 का वन शॉट कंप्लीट करते हैं। ओके, चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी कंप्लीटेड है एंड चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, एंड कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन चेक इट। ओके, विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।